आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दे दी हुई हैं और बोला गया है कि आपने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। अब गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमने मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अब रो एचेलॉन फॉर्म क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स की जो हमारे पास लीडिंग वैल्यू होगी ना, जो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। दी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू मस्ट बी 1, कि आपके पास जो भी हर रो के अंदर जो पहली वैल्यू आए जीरो के बाद वो क्या होनी चाहिए? वो 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट 1 आ रहा है। ये वैल्यू 1 शुड मूव इन अ स्टेयरकेस फॉर्म। अब आपके पास ये जो 1 है ना, ये स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करता है। अब स्टेयरकेस फॉर्म क्या होती है? इस तरह का क्या, तो ये जो 1 होगा आपका लीडिंग एलिमेंट, ये स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का क्या, एंड सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे करके दे शुड बी जीरोज बिलो ऑल द लीडिंग वंस। आपके पास ये जो भी आपके पास लीडिंग एलिमेंट्स 1 आएगा ना, इनके नीचे हमेशा जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे लीडिंग वैल्यू ये 1 ये रही, तो इसके नीचे यहाँ पे 2 जीरोज आएंगे। सिमिलरली आपके पास एक लीडिंग वैल्यू ये रही, इसके नीचे जीरो आएंगे। अब अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लीडिंग एलिमेंट 1 हो और उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो जीरो हो, देन वो लीडिंग एलिमेंट स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करके नेक्स्ट रो में आ जाए और आप उसके नीचे जितनी भी वैल्यू हो वो जीरो, एंड सिमिलरली इसी तरह स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करके लास्ट रो में आ जाए, तो हम कहेंगे कि इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास होता है REF, रो एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखते हैं? इक्वेशंस के अंदर जहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे हम उनको रिमूव कर देंगे और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास x है, तो हम x को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे और उसके साथ 1 आता है तो हम 1 लिख देंगे। सिमिलरली y को रिमूव करेंगे और -1 यहाँ पे आ जाएगा। टू जी में से जी को रिमूव करेंगे और 2 यहाँ पे आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा, और इक्वल टू के उस साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो रो के लास्ट इंडेक्स में आ जाएगी। इन तीनों इक्वेशंस के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। जहाँ पे हमारे पास कोई भी ना वेरिएबल होगा ना कॉन्स्टेंट होगा, वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। स्टेप 2 में हमने अब इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाने हैं, और सबसे पहले हमने क्या अचीव करनी है? रो एचेलॉन फॉर्म। रो एचेलॉन फॉर्म अचीव करने के बाद हमने रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास लीडिंग 1 एक यहाँ पे होगा, इसके नीचे वाली वैल्यू सारी 0 होंगी। देन हम स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेंगे, एक लीडिंग 1 यहाँ पे आएगा और इसके नीचे वाली वैल्यूज़ 0 होगी। देन अगेन स्टेयरकेस फॉर्म, यहाँ पे अगर लीडिंग 1 आएगा तो इसके नीचे वाली वैल्यू 0, एंड देन अगेन स्टेयरकेस फॉर्म और यहाँ पे एक लीडिंग 1। यहाँ से हमने रो एचेलॉन फॉर्म अचीव कर ली। उसके बाद रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए हम बैकवर्ड मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लीडिंग 1 पड़ा है ना, तो इसके ऊपर जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना वो 0 हो जाएंगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे लीडिंग 1 बना है तो इसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 0 हो जाएंगे, और नीचे भी, नीचे ऑलरेडी हुई होंगी जो कि हमने रो एचेलॉन फॉर्म बनाई होगी। एंड सिमिलरली ऐसे ही अगर यहाँ पे लीडिंग 1 बना है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बेसिकली ट्रिक है इसको ईजिली सॉल्व करने की। अदरवाइज अगर आप कोई और मेथड करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो हम मूव करते हैं इसको पहले रो एचेलॉन फॉर्म बनाने की तरफ। तो रो एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे लीडिंग 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमें इन ये जो 3 वैल्यूज़ है नीचे यहाँ पे 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ और उसको रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे। क्या करेंगे कि -2 को हम रो 1 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, एंड सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 एंड 2। ओके, देन जो आपके पास रो 2 होगी वो सेम टू सेम नीचे आ जाएगी, 2 1 -222। अब यहाँ पे अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएं तो प्लस माइनस माइनस 2 -2 0, 2 + 1 3, -4 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -6, 2 -2 0 एंड 2 -2 0। आपके पास ये जो आंसर आया है यहाँ पे, आपने इस पूरे आंसर को रो 2 के साथ रिप्लेस करवा देना है। तो आपके पास रो 2 में क्या आ जाएगा? 0 3 -6 0 0। अब आपके पास यहाँ पे लीडिंग 1 के नीचे एक 0 आ गया है। अब यहाँ पे ये जो कॉलम है इसकी जो लास्ट 2 वैल्यूज़ है यहाँ पे आपको 0 चाहिए। सिमिलरली आप क्या करेंगे, अगर हम रो 1 और रो 3 को देखें और हम इसको आपस में ऐड करवा दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि 1 -1 क्या आ जाएगा? 0। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 1 - 1 0। जब हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे, रो 1 यहाँ पे आ जाएगी, रो 3 यहाँ पे आ जाएगी। जिस रो में आपने चेंज लाना है वो हमेशा हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 0, -1 + 2 1,
2 माइनस 4 -2, -1 + 1 0 एंड -1 + 1 0। अब ये जो पूरा आपके पास आंसर आया है, आपने क्या करना है, आपने रो 3 के साथ इसको रिप्लेस करवा देना है। वो हमने यहाँ पे करवा दिया है, 0 1 -2 0 0। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ। अब यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे 3 है, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो अगर हम इसको 1 के साथ देखें, अगर हम रो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। करेंगे जैसे हमने पहले किया है, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -3, -3 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3। एंड सिमिलरली इसी तरह हमारे पास -6 3 3 आ जाएगा। जो रो 4 होगी वो एज इट इज़ अब यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, -3 + 3 0 हो जाएगा, 3 + 0 3, -6 + 0 -6, 3 - 3 3 - 3 0 0। अब आपके पास ये जो पूरा आंसर आया, आपने क्या करना है, इसको रो 4 के ना लिख देना है। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पहला कॉलम है हमारा वो सॉल्व हो चुका हुआ है, लीडिंग एलिमेंट 1 है और इसके नीचे तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, 0 हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करना है। जब हम यहाँ पे स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। अब यहाँ पे हम 1 लाने के लिए दो तरीके से यहाँ पे इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास कि आप रो 2 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। उससे क्या होगा कि जब 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होगा तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। और एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले रो 3 को देखें, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और देन उसको आप रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा दें। इससे ये होगा कि जो 2 1 ज़र आपके पास 2 आ जाएगा, 3 आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है, तो जब 3 - 2 सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। मैं ये वाला मेथड रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये इजी है, एक तो इसमें फ्रैक्शन नहीं आता और ये यहाँ पे जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे हम रो 2 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 1, क्योंकि 3 2 ज़र 6 होता है तो -2 एंड 0 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास रो 2 के अंदर लीडिंग 1 आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब हम इनको 0 कैसे कर सकते हैं, बात करते हैं पहले रो 2 और रो 3 की। अगर रो 2 और रो 3 को हम देखें तो अगर हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। यही काम कि जिस रो में आप चेंज चाहते हैं वो पहले आ जाएगी। रो 3 में मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0 आ जाए तो रो 3 क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे पहले आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे मैं नेगेटिव किसके साथ ले रहा हूँ, इसको रो 2 के साथ। तो रो 2 की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना वो यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे, क्योंकि रो 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। तो 0 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 एंड देन 0 0। और ये जो आपके पास रो 3 है आपकी, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, 0 1 2 0 0। 0 + 0 0 आएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 एंड सिमिलरली ये जो लास्ट 2 वैल्यूज़ हैं ये भी 0 हो जाएंगी। तो आपके पास ये जो भी पूरा आंसर है आपने क्या करना है, इसको रो 3 की जगह लिख लेना है। हमारे पास यहाँ पे पूरी रो 3 जो 0 आई है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। अब डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, डिपेंडेंट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो पिछली इक्वेशन से भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 0 कैसे आया, जब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई थी, सेम हो गई थी, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट इक्वेशन है। जहाँ पे आपके पास एक डिपेंडेंट इक्वेशन आ रही हो, आप हमेशा चेक करते हैं कि कहीं आपकी जो नेक्स्ट रो है वो भी एक डिपेंडेंट इक्वेशन नहीं दे रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास रो 3 जो है वो डिपेंडेंट आ रही है, तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि कहीं रो 4 भी तो डिपेंडेंट नहीं है। अब इसको चेक करने का ये तरीका होता है कि आपने रो 4 के ऊपर कुछ ऑपरेशन सोचने होते हैं कि कहीं ये ऑपरेशन लगा के हमारे पास रो 1 या रो 2 की तो वैल्यू नहीं आ जाएगी, सेम वैल्यू तो नहीं आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम रो 1 की बात करें यहाँ पे, तो रो 1 के शुरू में यहाँ पे क्या है, 1 है, और इसके पहले कॉलम का क्या रूल होता है कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अगर हम कोई ऑपरेशन ऐसा सोच भी लें कि जिससे इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, लेकिन वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, जो कि आपका मैट्रिक्स ख़राब हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम रो 2 की तरफ। रो 2 में यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो अगर मैं रो 4 को यहाँ पे क्या करूँ, 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, या रो 2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के रो 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा लूँ, तब मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएगी। आप इन दोनों मेथड से कर सकते हैं, मुझे ये वाला इजी लगता है तो मैं इससे करूँगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो फ्रैक्शन नहीं आ रहा और दूसरा ये क्विक है। तो अगर मैं यहाँ पे जब रो 4 को 1/3 के साथ क्या करवाऊँगा, मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। और 1/3 को जब आप 3 के साथ क्या करवाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1/3 को जब आप 2 के साथ करवाएंगे, 2 1 ज़ा
सॉरी 2 के साथ नहीं, जब 6 के साथ करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार -2 एंड देन 0 0, क्योंकि यहाँ पे भी एंड पे क्या है 0 0। देन अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये रो भी सेम है, ये रो भी सेम है, ये डिपेंडेंट बन रही है, तो आपने सिंपली इनको क्या कर देना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो मैं रो 4 को जिसमें मैं चेंज चाहता हूँ वो पहले आएगी, सब्ट्रैक्ट करवा दूँगा रो 2 के साथ। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 0 0। आपने बस इसको यहाँ से उठाना है और रो 4 की जगह रिप्लेस करवा देना है। हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे रो एचेलॉन फॉर्म अचीव हो चुकी है। कैसे, लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया, इसके नीचे सारी वैल्यूज 0 है, स्टेकेस फॉर्म यहाँ पे 1 आना चाहिए, आ गया, नीचे सारी वैल्यूज क्या है 0 है। और चूंकि ये दोनों रो 0 है, इसका मतलब ये नहीं होता कि रो एचेलॉन फॉर्म नहीं है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें वापस से तो वो हमारे पास थी कि दी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू शुड बी 1। यहाँ पे सारी वैल्यूज ही 0 है, नॉन जीरो वैल्यू कोई भी नहीं आई, तो हम इसको रो एचेलॉन फॉर्म का ही पार्ट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे रो एचेलॉन फॉर्म अचीव कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमने रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म अचीव करनी है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 लीडिंग वंस हैं। तो रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि लीडिंग वंस के ऊपर और नीचे वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इस लीडिंग वन के नीचे तो सारी वैल्यू 0 है, बस ये जो हमारे पास सेकेंड लीडिंग वन है इसके ऊपर वाली वैल्यू को हमने 0 करना है और हम रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म अचीव कर लेंगे। अब ये रहा हमारा रो एचेलॉन फॉर्म वाला मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, लीडिंग वन के ऊपर जो वैल्यू है उसको 0 करना है। अब ये 0 कैसे हो सकती है, अगर हम रो 1 और रो 2 को ऐड करवा दें आपस में तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। प्लस माइनस माइनस और 1 - 1 क्या होता है हमारे पास 0। तो जब हम रो 1 की वैल्यू ये आ गई, रो 2 की वैल्यूज़ ये आ गई, इनको सॉल्व करवाएंगे हमारे पास आंसर आएगा 1 0 0 -1 -1। ये पूरा आंसर हमने रो 1 की जगह पे लिख देना है। अब हम अगर इस मैट्रिक्स को देखें और इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें क्या ये रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, तो हमारे पास लीडिंग वन है, उसके नीचे सारी वैल्यूज 0 है, स्टेकेस फॉर्म। हमारे पास लीडिंग वन है, उसके ऊपर भी वैल्यू 0 है और नीचे भी वैल्यू 0 है। और जो हमारे पास लास्ट 2 रोज हैं इनमें हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आई ही नहीं, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। अब हम मूव करते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है, हमने इक्वेशंस बनानी होती हैं। अब इक्वेशंस हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, जो भी नंबर्स होंगे उनके साथ हम एक वेरिएबल असाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा x1, 0 0 को हम स्किप कर देंगे, ये -1 है तो -1 की जगह हम क्या लिख देंगे -x4। और जो भी हमारे पास लास्ट वैल्यू पड़ी होगी उसको हम इक्वल टू के उस साइड पर लिख देंगे, इक्वल टू -1। देन अगेन हम अगर सेकेंड रो देखें तो 0 स्किप हो जाएगा, x2 एज इट इज़ आ जाएगा, -2 x3 आ जाएगा और ये दोनों 0 एक 0 स्किप हो जाएगा और इक्वल टू के उस साइड पे 0 आ जाएगा। ये रोज ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएंगी। देन हम क्या करेंगे कि हम x1 को अकेला कर देंगे और x2 को भी अकेला कर देंगे। ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये -2 x3 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, -1 + x4 और x2 = 2x3। अब हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई पिवट कॉलम। ठीक है, अब पिवट कॉलम क्या होता है, हमने बेसिकली बस चेक करना होता है हर कॉलम के अंदर कि हर कॉलम के अंदर हमारे पास लीडिंग वन आ रहा हो। फॉर एग्जांपल इस कॉलम में हमारे पास लीडिंग वन आ रहा है, देन स्टेकेस फॉर्म। इस कॉलम के अंदर भी हमारे पास लीडिंग वन आ रहा है, स्टेकेस फॉर्म। इस कॉलम के अंदर हमारे पास लीडिंग वन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये जो कॉलम है ना, ये मेरे पास क्या है, मिसिंग पिवट कॉलम है। और इसमें हम करते क्या है कि हम इसमें जो भी हमने वेरिएबल यहाँ पे असाइन किया होता है ना, फॉर एग्जांपल इसका x1 था, इसका x2 था, इसका क्या था x3, तो इसको एक नया वेरिएबल क्या देते हैं, हम क्या देते हैं, अब ये x3 नहीं है, अब ये t है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आएँ, स्टेकेस फॉर्म से मूव करेंगे, इस कॉलम के अंदर भी हमारे पास क्या 1 नहीं आ रहा, तो इसको भी हम कहेंगे ये मिसिंग पिवट कॉलम है। इसका वेरिएबल क्या था x4, इसको मैं क्या देता हूँ कि अब ये x4 नहीं है, ये अब s है। सेम का मैंने यहाँ पर किया कि x3 को मैंने क्या कह दिया, t कह दिया, x4 को मैंने s कह दिया। स्टेप 5 के अंदर हमारे पास क्या काम होगा कि हमने क्या करना है कि x3 और x4 की जगह वैल्यूज चेंज कर देनी है। x3 की जगह क्या आ जाएगा t, x4 की जगह क्या आ जाएगा s। इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम स्टेप 5 के अंदर। x3 को मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 ये रही, 2x3 है तो 2t हो जाएगा। x4 क्या है मेरे पास s, तो x1 की जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसमें क्या हो जाएगा, x4 की जगह क्या आ जाएगा s आ जाएगा। इस तरह हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी।